माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज लामिया नसीम, को फाउंडर ऑफ मेरे वाले नोट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको 3 क्वेश्चंस कराऊंगी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के तीनों क्वेश्चंस हैं और तीनों अलग अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जिसके साथ साथ आप क्वेश्चंस तो करोगे ही, साथ में आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ हमारा जो टेलीग्राम पर ग्रुप चल रहा है आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इज गिवन इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, स्टील बार 40 mm and 40 mm and 2500 mm long is subjected to an axial pull of 130 kilonewton. E is equal to 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square and Poisson ratio is equal to 0.35. Calculate the alteration in the length and side of the bar during the extension. Okay, देखिएगा ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत सारी चीजें पता चलेंगी इसको सॉल्व करने के बाद। आपको एक बार दे रहा है तो पहले हम लोग क्या करते हैं, बार बना लेते हैं। बार की डायमेंशंस गिवन है, जो इसकी लेंथ है वो कितनी दे रहा है 2500, तो यहाँ पर लिख देते हैं 2500 mm इसकी लेंथ गिवन है। और इसकी अगर हम लोग डायमेंशंस की बात करें तो इस तरीके से आपको साइड्स की डायमेंशंस दी हुई हैं। ये हो गई आपकी साइड्स और इसकी जो डायमेंशन दी है वो कितनी दी है 40 mm एंड 40 mm। और इसमें एक्सियल पुल लोडिंग हो रही है, यानी टेंसाइल लोडिंग हो रही है 130 किलो न्यूटन की। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर दिया 130 किलो न्यूटन। यहाँ पर भी अप्लाई कर दीजिए 130 किलो न्यूटन। अब ये जो लग रहा है, जिस एरिया पे ये लग रहा है उस एरिया को इस तरीके से हम लोग शो कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर एरिया पे ये लोडिंग लग रही है। ओके, तो ये मैंने एरिया हाईलाइट कर दिया ताकि आपको विजिबल हो। अब आप खुद सोचो, जब आप किसी भी बार को इस तरीके से पुल कर रहे हो, ओके 130 किलो न्यूटन की लोडिंग कर रहे हो, तो डेफिनेटली लेंथ में जो होगा वो इंक्रीज होगा, इंक्रीमेंट होगा। ओके, लेंथ में क्या होने वाला है, इंक्रीमेंट होने वाला। सपोज करिए आपके पास कोई वायर है, आप वायर पे टेंसाइल फोर्सेस अप्लाई करो तो होता क्या है, वायर की जो लेंथ है वो डायरेक्टली बढ़ती चली जाती है। बट साथ ही साथ अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो वायर का जो डायामीटर है वो भी साथ में रिड्यूस होता है। ओके, तो जिस लेंथ के अलोंग, जिस पर्टिकुलर डायमेंशन के अलोंग आपकी लोडिंग हो रही है वो डायमेंशन तो आपकी इंक्रीज होगी, बट अदर जो डायमेंशन है उनमें क्या आने वाला है, उनमें डिक्रीमेंट आने वाला है। इससे ये पता चल गया कि जो हमें अल्ट्रेशन बताना है, अल्ट्रेशन है क्या, अल्ट्रेशन नथिंग बट इस लोडिंग की वजह से जो चेंज आ रहा है, ओके वही चेंज तो आपका अल्ट्रेशन हो जाएगा ना। तो लेंथ के अलोंग अगर हम लोग अल्ट्रेशन की बात करें तो डेल्टा एल आप लेंथ के अलोंग निकाल लो, और साइड के अलोंग अगर हम लोग अल्ट्रेशन की बात करें तो साइड जो हमारा इनिशियल डायमेंशन है वो, उसके बाद लोडिंग होने के बाद जो आपको फाइनल चेंज मिला वो दोनों को माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना अल्ट्रेशन आया। ओके, अब बात करते हैं, ये जो इस पर्टिकुलर बार की जो आपको डायमेंशंस दी हुई हैं, लेंथ तो 2500 दी हैं, बट अदर जो दो साइड्स हैं उनकी डायमेंशन सेम है 40 mm एंड 40 mm। तो अगर साइड्स पे आपको अल्ट्रेशन निकालना है तो किसी भी एक साइड पे आप अल्ट्रेशन निकाल लो, वही दोनों तरफ आपको मिलने वाला है अल्ट्रेशन। ओके, तो किस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आप लेंथ के अलोंग देखो तो लेंथ के अलोंग क्या हो रही है, एक्सियल लोडिंग हो रही है। और अगर आपको एक्सियल लोडिंग के लिए चेंज इन लेंथ चाहिए तो उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए इंटू ई। ओके, यही होता है, क्योंकि हम लोग एक्सियल इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं P बाई ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग P बाई ए की जगह क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं E इंटू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यही हमारा हुक्स लॉ होता है। हुक्स लॉ हमारा क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू स्ट्रेन इंटू यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये हमारी कहलाती है हुक्स लॉ। तो यहाँ पर होता क्या है, हुक्स लॉ, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक्स, ओके, उन्होंने कई सारे मटीरियल को लेके स्ट्रेस और स्ट्रेन ग्राफ को ड्रॉ करा और उन्होंने देखा कि अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट सारे के सारे जो ग्राफ हैं वो लीनियर बिहेवियर को शो कर रहे हैं। ओके, बट उनके जो ये हैं स्लोप हैं उनके, वो सारे के सारे मटेरियल के स्लोप डिफरेंट है। तो इसी स्लोप को उन्होंने बोला यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ये हमारी क्या हो गई, मटेरियल प्रॉपर्टी, क्योंकि अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जब आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाओगे तो स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन हो जाता है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये तो हुक्स लॉ की बात हो गई। अगर हम लोग इन दोनों को लेके एक एक्सटेंशन का फॉर्मूला बनाए या डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला बनाए तो आपको मिलेगा पी एल अपॉन ए ई, जहां पर पी बाई ए क्या है, स्ट्रेस है, तो आप सिग्मा निकाल सकते हो एक्स डायरेक्शन में। ओके, एक्स डायरेक्शन में अगर आप सिग्मा की बात करोगे तो 130
40 इंटू 10⁻³ ये आपकी हो रही है लोडिंग, और जो आपका एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 40 इंटू 40, क्योंकि एरिया कौन सा लेंगे, जिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर लग रहा है ये लोड वही वाला एरिया लेंगे, तो ये हो जाएगा 40 mm इंटू 40 mm। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 81.25 मेगा पास्कल। अब आपको मिल गया सिग्मा एक्स डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स डायरेक्शन में अल्ट्रेशन चेक करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊं, ओके, हुक्स लॉ को मैं लगाऊं, तो सिग्मा आपके पास मिला है 81.25। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इस पर्टिकुलर मटेरियल का कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁵, तो ये रख दीजिए 2 इंटू 10⁵। उसके बाद चेंज इन लेंथ तो आपको चाहिए ना, इनिशियल और फाइनल आपको कितनी लेंथ मिली उसका चेंज आपको चाहिए, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितना दे रहा है 2500। जब आप यहां से अल्ट्रेशन निकालोगे तो आपको मिलेगा लेंथ के अलोंग 81.2, ये आपको मिल जाएगा 1.015 mm। ओके, तो आपने अल्ट्रेशन निकाल लिया लेंथ के अलोंग। अब साइड के अलोंग कैसे निकालेंगे उसे समझते हैं। देखिए हमें ये पता है कि लेंथ के अलोंग जो हम लोग अल्ट्रेशन निकाला वो पॉजिटिव आया, क्योंकि इनिशियल लेंथ आपकी कुछ दी हुई थी 2500 और उसी डायरेक्शन में आप लोडिंग कर रहे हो, तो फाइनल लेंथ आपको डेफिनेटली थोड़ी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि इस डायरेक्शन में क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा मटीरियल का। बट साथ ही साथ अदर साइड में क्या हो रहा है, अदर साइड में आपका हो रहा है डिक्रीमेंट डायमेंशन में। क्यों डिक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि अदर साइड इनिशियल आपका 40 कुछ दिया हुआ है, और आप लोडिंग के बाद अगर देखोगे तो ये डिक्रीज कर जाएंगे। तो हमें ये पता है कि जो हमारा साइड्स के अलोंग अल्ट्रेशन मिलेगा वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि चेंज क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आपको फाइनल कम मिल रहा है और इनिशियल आपकी डायमेंशन ज्यादा है, तो डिफरेंस जब आप लोगे तो आपको मिलने वाला है नेगेटिव। बट निकालेंगे कैसे, देखिए आपको पॉइजन रेशियो गिवन है, ओके, कितना दिया हुआ है 0.35, ये आपको गिवन है पॉइजन रेशियो। तो आपके पास स्ट्रेन का एक रिलेशन होता है, वो रिलेशन मैं आपको बताती हूँ। लेटरल डायरेक्शन, ओके, जिस डायरेक्शन में आपकी लोडिंग हो रही है वो तो आपका लीनियर डायरेक्शन हो गया, और जो अदर डायरेक्शन होगी वो क्या हो गई, लेटरल डायरेक्शन हो गई। तो अगर मैं बात करूं लेटरल स्ट्रेन की, लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, न्यू टाइम्स ऑफ लीनियर स्ट्रेन। ओके, क्योंकि पॉइजन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है इट इज अ रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लीनियर स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगी, अगर आप साइड देखो तो सपोज कर लीजिए अदर साइड, जैसे इसको हमने एल माना, इसको मान लेते हैं सपोज कुछ है ये हमारा डी मान लीजिए। ओके, तो यहां पर हो जाएगा चेंज इन डी, ओके, डी की डायमेंशन में चेंज अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इज इक्वल टू -न्यू इंटू ये क्या हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओके, तो यहां पर आप ये सारी चीजें निकाल सकते हो। तो अदर डायमेंशन में जो चेंज है वही आपका अल्ट्रेशन है, और अदर जो डायमेंशन डी से जो मैंने रिप्रेजेंट करी उसकी ओरिजिनल जो डायमेंशन है वो 40 है, ये हो जाएगा 0.35, और यहां पर चेंज अगर आप चेंज की बात करोगे 1.015 अपॉन ओरिजिनल जो लेंथ की बात करोगे वो है 2500। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको साइड्स के अलोंग अल्ट्रेशन मिलने वाला है ये आपको मिल जाएगा -0.00568। ओके, तो आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व करा। तो कंफ्यूजन की बात ये थी कि कई बार अल्ट्रेशन वगैरह स्टूडेंट को पता नहीं चलता है क्या पूछा है, क्योंकि इतने सारे टर्म से वो वाकिफ नहीं होते हैं। तो अल्ट्रेशन का सिंपल मतलब यही है कि आपको चेंज निकालना है। चेंज निकालना तो सबसे पहले ही हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सीख लेते हैं PL/AE करके। तो लेंथ के अलोंग तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, एक्सियल लोडिंग हो रही थी, एक्सियल लोडिंग के लिए हमें ये पता था। साइड्स के अलोंग जो डिक्रीमेंट है वो हम पॉइजन रेशियो की हेल्प से फाइंड कर सकते थे, जिस तरीके से मैंने करा आप कर सकते हो। ये आपके दोनों आंसर हो गए। अब जरा ऑप्शन चेक करिए। फर्स्ट ऑप्शन में बोल रहा है 1.015 mm और -0.00568 mm। ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब जरा ऑप्शन बी देखिए। अब अगर आप इसे नहीं सॉल्व करते तो हम किस तरीके से इसका आंसर दे सकते थे, इसकी बात कर लेते हैं। अगर आप ऑप्शन बी देखोगे तो दोनों नेगेटिव में, और अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको पता है कि लेंथ आपकी बढ़ने वाली है, तो ये दो हमारा गलत हो गया। सी ऑप्शन देखोगे तो दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव भी नहीं हो सकते क्योंकि अदर डायमेंशन में डिक्रीमेंट होगा। ओके, तो ये भी आपका गलत हो गया। और मेटल की बात कर रहा है, मेटल में तो डिक्रीमेंट होगा। कुछ अलग मटेरियल कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप लोडिंग करते हो लेंथ के साथ साथ अदर साइड्स में भी इंक्रीमेंट ही होता है, बट वो आपके मेटल्स में नहीं आते हैं, वो दूसरे मटीरियल्स होते हैं। अब अगर आप ऑप्शन डी देखोगे तो आपका पहला निगेटिव दे रहा है, दूसरा पॉजिटिव दे रहा है, जबकि पहला निगेटिव हो ही नहीं सकता क्योंकि लेंथ आपकी इंक्रीज कर रही है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, उसे देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है द फॉलोइंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज ऑब्टेन्ड फॉर अ मटेरियल
इट इंडिकेट्स रिजिड बॉडी बिहेवियर ये शो कर रहा है, परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर ये शो कर रहा है, इलास्टिक लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग बिहेवियर ये शो कर रहा है, या इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर ये शो कर रहा है। तो ये तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया। इस तरीके से आपको और भी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिए जा सकते हैं। तो चलिए पूरा डिटेल में समझते हैं कि इस तरीके के अगर आपके पास क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे अटेम्प्ट करोगे। तो ये तो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हो गया, वो कुछ इस तरीके से आपको गिवन है। इसके ऑप्शन पे हम लोग बाद में जाएंगे, पहले हम लोग कुछ बेसिक से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को देख लेते हैं और देख लेते हैं वो कौन कौन से बिहेवियर शो करते हैं। तो अगर आपका मटेरियल इस तरीके से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को शो कर रहा है तो इसे हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बिहेवियर। ओके, ये कौन सा बिहेवियर है? इलास्टिक बिहेवियर है। अगर इस तरीके का आपको डायग्राम दिखता है तो ये बिहेवियर शो कर रहा है इलास्टिक। ओके, अब सेकंड पे आ जाते हैं। अगर आप सेकंड डायग्राम को देखोगे, स्ट्रेस और स्ट्रेन, अगर आपका कुछ इस तरीके से डायग्राम है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रहा है, तो ये जो डायग्राम है ये शो कर रहा है परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर। परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर को ये शो कर रहा है, बिहेवियर। ओके, अगर आपका स्ट्रेस स्ट्रेन जो डायग्राम है, स्ट्रेस और स्ट्रेन, वो कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे पहले इस तरीके से आया, उसके बाद हॉरिजॉन्टल आ गया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक इलास्टिक, उसके बाद प्लास्टिक। तो ये जो हमारा है ये डायग्राम शो कर रहा है आपका इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर को। ओके, ये हमारा क्या शो कर रहा है? इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर को। और अगर आपके पास स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है जो कि कुछ इस तरीके से है जैसा कि आपका बना हुआ है, ओके, यहाँ से एक सर्टेन एंगल पे एक लाइन आई, स्ट्रेट लाइन, उसके बाद भी एक सर्टेन एंगल पर ही स्ट्रेट लाइन है, तो इसे हम लोग बोलते हैं, ये शो कर रहा है आपका स्ट्रेन हार्डनिंग को। ओके, ये क्या शो करता है? स्ट्रेन हार्डनिंग को शो करता है। तो ये तो एक क्वेश्चन हो गया जिसमें आपको एक पर्टिकुलर डायग्राम गिवन है। इसके अलावा भी अगर कहीं पर ये दिख जाता है तो इलास्टिक बिहेवियर है, ये दिख जाता है तो परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर है, इस तरीके का दिखता है तो इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर है। तो आपके सारे ऑलमोस्ट जितने भी जनरल आपके स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो कवर हो गए हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हो, ये जो मैंने आपको चार दिखाए, चार तरीके के स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दिखाए, इसमें से आप देख सकते हो आपका जो डायग्राम है वो शो कर रहा है स्ट्रेन हार्डनिंग बिहेवियर को। अब जरा ऑप्शन चेक कर लीजिए। रिजिड बॉडी बिहेवियर रॉन्ग, परफेक्टली प्लास्टिक बिहेवियर ये भी रॉन्ग, क्योंकि अभी मैंने आपको परफेक्टली प्लास्टिक का डायग्राम दिखाया। इलास्टिक लीनियर स्ट्रेन हार्डनिंग बिहेवियर एकदम करेक्ट है, यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन डी अगर आप देखोगे तो इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर गलत है। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल हो जाती तो ये हमारा शो करता है इलास्टिक प्लास्टिक बिहेवियर को। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन हमने अच्छे से कंप्लीट करा विद डिटेल डिस्कशन। अब चलते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन शोन इन द फिगर सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स shear force V and torsion T. Which of the following element may be subjected to maximum shear stress due to combined action of शेयर स्ट्रेस जो ट्रांसफर वाली लग रही है एंड टी यानी टॉर्जन की वजह से। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जो कि मैं आपको देने वाली हूँ इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इस तरीके से आपको एक सेक्शन दिया है और इसमें एक डिफरेंट एलिमेंट्स दे दिए। एक एलिमेंट यहाँ पर है, एक एलिमेंट सेंटर पर है, एक एलिमेंट यहाँ कंसिडर करा और एक एलिमेंट आपका यहाँ कंसिडर करा है। सबके जो नाम दिए हुए हैं वो दे रहा है 1 2 3 4 और बीच में 5। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। इसी के अकॉर्डिंग हमें अपने क्वेश्चन का आंसर देना है। यहाँ पर जो लग रहा है एक ट्रांसवर्स लोडिंग हो रही है इस तरीके से, ओके, जिसकी वैल्यू कितनी है F है, और इस डायरेक्शन में आपका लग रहा है ट्विस्टिंग मोमेंट T। अब ये जो ट्रांसफर शेयर फोर्स लग रहा है इसको इन्होंने V से रिप्रेजेंट करा है, तो हम लोग चेंज कर देते हैं, ये V से रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपको बताना है ये जो आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पर शेयर स्ट्रेस होने वाली है, यानी हमें बताना है इन 5 एलिमेंट से कौन सा एलिमेंट ऐसा होगा जहां पर हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलेगी ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस ट्रांसफर शेयर एंड दिस ट्विस्टिंग मोमेंट। क्योंकि हमें पता है कि ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से क्या आती हैं, शेयर स्ट्रेसेस आती हैं। बट अगर आप ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से
जो भी शेयर स्ट्रेसेस हमें मिलती हैं उसका वेरिएशन कैसे होता है। तो अगर हम लोग कोई एक पर्टिकुलर शाफ्ट को कंसिडर करें इस तरीके से, एक साइड से सपोज कर लीजिए मैंने कर दिया इसको फिक्स, अब ये हो गई एक साइड से फिक्स, यहां पर मैंने क्या करा, ट्विस्टिंग मोमेंट टी अप्लाई करा। अब ट्विस्टिंग मोमेंट अगर हम लोग टी अप्लाई करेंगे और अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो तो ये आपका हो गया सेंटर, ओके। अब यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया बी, ओके, और यहाँ पर ये ए पॉइंट हमारा क्या है, ये फिक्स है। अब जब आप इसको इस तरीके से ट्विस्टिंग कपल लगा के रोटेट करोगे, सपोज कर लिए ये आपके पास शाफ्ट है, ये एक साइड से फिक्स है और दूसरे साइड से आप कपल लगा रहे हो, ट्विस्टिंग मोमेंट लगा रहे हो, तो ये जो बी पॉइंट आपने कंसिडर करा ये शिफ्ट होगा ना, ड्यू टू ट्विस्टिंग ये बी पॉइंट आपका शिफ्ट होगा। सपोज कर लीजिए ये बी पॉइंट आपका यहां पर कहीं पर पहुंच गया, ओके, सपोज कर लिए ये बी पॉइंट आपका यहां पर कहीं पर पहुंच गया। तो अगर आप देखोगे जो मॉलिक्यूलर डिफॉर्मेशन हो रहा है, अगर मैं आपको ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिखाऊं तो ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका इनिशियल बी पॉइंट हो गया और ये आपका फाइनल बी पॉइंट हो गया, जिसे मैं बी डैश कर देती हूं। तो अगर आप मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये सेंटर है, सेंटर पे आपकी रेडियस 0 है और जैसे ही आप सेंटर से सर्कमफेरेंस की तरफ बढ़ते हो आपकी रेडियस बढ़ रही है। तो जब आपकी रेडियस बढ़ रही है और साथ साथ उसके साथ क्या हो रहा है, मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, ओके। सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट आपको कहां मिल रहा है, सर्कमफेरेंस पे मिल रहा है, क्योंकि यहां पर अगर आप सेंटर पे देखोगे तो मॉलिक्यूल सेंटर के कहीं पर भी नहीं गए, वहीं के वहीं है। मगर जैसे ही आप थोड़ा सा आगे पढ़े तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ शिफ्ट हो गया, तो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ मिला आपको, सर्कमफेरेंस पर मिला। और इसी सर्कमफेरेंस डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट करने के लिए शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। तो यहाँ से आपको पता चला जो मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट है, जो मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, रेडियस के साथ साथ मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, यहां से यहां रेडियस बढ़ रही है, इधर से इधर मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। और इसी मॉलिक्यूलर डिस्प्लेसमेंट को रेजिस्ट करने के लिए शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं। तो डायरेक्टली शेयर स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, रेडियस के, ओके। तो शेयर स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, रेडियस के। इससे हमें पता चल गया कि ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट आपकी जो शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी वो मैक्सिमम होंगी सर्कमफेरेंस पे और 0 होने वाली है सेंटर पे, ओके। तो हमें यह पता चल गया इसकी वजह से सर्कमफेरेंस पे स्ट्रेसेस आएंगी और यहां पर ये जो फिफ्थ एलिमेंट लिया गया जो सेंटर पे वो 0 होगी, ओके। ड्यू टू ट्विस्टिंग मोमेंट जो शेयर स्ट्रेस होगी वो सर्कमफेरेंस यानी 1, 4, 3, 2 सब पर होगी, बट 5 पर 0 होने वाली है। और जहां पर अगर आपका ट्रांसफर शेयर लग रहा है, प्योर शेयर स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं V, तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सर्कमफेरेंस पे ये 0 होती हैं और सेंटर पे ये मिलने वाली है मैक्सिमम। इस तरीके से जब भी ट्रांसफर शेयर स्ट्रेसेस लगती हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, ओके। तो आपने देखा कि ड्यू टू ट्रांसफर शेयर 1, 4, 3, 2, ओके। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसमें से जो 1 है और 2 है उस पर ड्यू टू ट्रांसफर शेयर स्ट्रेसेस जो आ रही हैं वो 0 आ रही हैं, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है 3, 5 और 4 पर स्ट्रेसेस ज्यादा होंगी, ओके। तो यहां पर अगर आप देखोगे सबसे पहले मैं कुछ एलिमेंट्स को एलिमिनेट करने जा रही हूं, 5 एलिमेंट को मैं हटाऊंगी क्योंकि यहां पर आपका इसकी वजह से शेयर स्ट्रेस 0 हो रही है, इसकी वजह से शेयर स्ट्रेस है, यानी कंबाइंड इफेक्ट में एक 0 मिल रहा है, एक कुछ वैल्यू दे रहा है, तो आप 5 को हटा दीजिए। अब आप 1 पे आ जाइए। अगर आप 1 पे आओगे तो ट्रांसफर शेयर की वजह से यहाँ पर स्ट्रेस 0 है, मगर ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिलेगी। तो अगर कंबाइंड इफेक्ट देखोगे तो एक की वजह से मैक्सिमम मिल रही है, एक की वजह से 0 मिल रही है, तो आप इसको भी एलिमिनेट कर दो, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। अगर 2 एलिमेंट पे चले जाओ तो यहाँ पर भी ट्रांसफर्स की वजह से तो क्या हो रही है, 0 हो रही है शेयर स्ट्रेस और ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से मैक्सिमम हो रही है। तो कंबाइंड इफेक्ट आप देखोगे तो एक की वजह से 0 आ रही है, एक की वजह से मैक्सिमम आ रही है। अब सिर्फ हमारे पास 2 एलिमेंट बचे 3 और 4। यहां दोनों पर 3 और 4 पर दोनों की वजह से आपको शेयर स्ट्रेसेस मिलेंगी। ट्रांसफर्स की वजह से भी यहां 3 और 4 पे शेयर स्ट्रेस मिलेगी और ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से भी यहां और यहां आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलने वाली है। और आपका ऑप्शन भी रखा है, अगर आप ऑप्शन भी देखोगे तो 3 और 4 आपका आंसर दिया हुआ है, मगर स्टिल ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहां पर भी आप देख सकते हो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहां होगी। देखिएगा, ट्रांसफर शेयर की वजह से 3 और 4 पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है, करेक्ट है, बट ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से जब
जब आप देखोगे तो जिधर आपका डायरेक्शन जा रहा होगा, जिधर ये ट्विस्टिंग मोमेंट का कपल जा रहा होगा, उस साइड पे जो शेयर स्ट्रेस आएगी वो ट्विस्टिंग मोमेंट की वजह से ज्यादा आएगी। तो 3 पॉइंट क्या है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कपल है, तो यहां पर शेयर स्ट्रेस कम हो जाएगी और आपका ऑप्शन हो जाएगा कि फोर्थ एलिमेंट पे जो शेयर स्ट्रेसेस डेवलप होंगी ड्यू टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ट्रांसफर शेयर एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, दैट विल बी मैक्सिमम। ओके तो इसके पीछे जो हमारी साइंस थी, इसके पीछे जितनी भी थ्योरी थी उसको मैंने आपको समझाया। अब इसको थोड़ा सा नोट कर लिएगा और अपनी लैंग्वेज में आप लिखने की कोशिश करिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ग्रुप आप मेरा ज्वाइन कर सकते हो, आपको काफी हेल्प करेगा डाउट क्लैरिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ।